ठीक है, आज हम एग्जांपल 17.3 से स्टार्ट करते हैं। सर्किट को देखिए जरा। दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास सर्किट में, एक कैपेसिटर है जिसकी इम्पीडेंस आपको गिवन 80 ओम, और एक आपके पास रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आपको पता है 20 ओम है। 40 वोल्ट्स आपके पास सप्लाइड वोल्टेज है जो इन दोनों के क्रॉस पैरेलल में है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज भी 40 वोल्ट्स होगा और रेजिस्टर का वोल्टेज भी 40 वोल्ट्स होगा, क्योंकि तीनों पैरेलल है। पूछा उसने आपसे क्या है, फॉर द सर्किट आरसी सर्किट डिटरमिन पी एंड क्यू। अगेन वो आपसे पावर, रियल पावर और रिएक्टिव पावर पूछ रहा है। तो आपके पास पावर का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, राइट। आप पी जो रेजिस्टर उसकी पावर आप कैलकुलेट कर सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर से। वी आपको पता है 40 वोल्ट है, आर आपको पता है 20 ओम है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये 80 वाट बनती है। रियल पावर सर्किट के अंदर कितनी है, 80 वाट। अगर मैं रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करूँ, Q इक्वल्स टू क्यू सी, कैपेसिटर था तो सबस्क्रिप्ट में उसने सी यूज़ किया है, तो वो आपके पास बन जाएगा वी स्क्वायर बाय एक्स सी। 40 स्क्वायर डिवाइड बाई 80 ओम, तो 20 वी ए आर वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव आपके पास रिएक्टिव पावर बनती है। ठीक है, अब इस सर्किट को देखें। इसमें आपके पास कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर तीनों एलिमेंट्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। और आपसे पूछा क्या है, फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 17.9 कंप्यूट पीटी टोटल रियल पावर। पीटी का मतलब है क्यूटी टोटल रिएक्टिव पावर। ठीक है, और थर्ड उसने सेकंड पार्ट में उसने कहा है रिड्यूस द सर्किट टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने सर्किट को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपको टोटल रियल पावर चाहिए, टोटल रिएक्टिव पावर चाहिए, और फिर उसके बाद सर्किट को आपने सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करना है। इस सर्किट को आप देखें, आपके पास 3 ओम का रेजिस्टर है, 20 एम्पेयर का करंट इस सर्किट में एंटर हो रहा है। XC1 जो कैपेसिटर 1 है उसकी इम्पीडेंस 6 ओम है, कैपेसिटर 2 है XC2 उसकी इम्पीडेंस 10 ओम है, और आपके पास इंडक्टर एक है जिसकी इम्पीडेंस 5 ओम है, और उसके क्रॉस जो वोल्टेज अपेयर हो रहा है वो दिया हुआ है 200 वोल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले आप सर्किट के अंदर जितनी भी रियल पावर्स उनको कैलकुलेट कर लें, और उनको जब हम कंबाइन करेंगे तो उसको हम उसकी टोटल रियल पावर हमारे पास आ जाएगी। सबसे पहले आप P को देखें। जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास रेजिस्टर है, उसके क्रॉस जो पावर आएगी वो रियल पावर है P, जिसको हम P कहते हैं। रियल पावर आपके पास क्या है, आई स्क्वायर आर, क्योंकि करंट भी आपको गिवन था और रजिस्टर की वैल्यू भी आपके पास है। तो हम आई स्क्वायर आर से रियल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 एम्पेयर स्क्वायर इंटू 3 ओम, 1200 वाट आपके पास रियल पावर बन रही है, राइट। सेकेंड एलिमेंट पे आ जाए। सेकेंड एलिमेंट आपके पास क्या है, कैपेसिटर है C1, इम्पीडेंस आप गिवन है 6 ओम। तो हम आई स्क्वायर एक्स सी के फार्मूले से QC1 कैलकुलेट कर सकते हैं। QC1 क्या है, जो कैपेसिटर 1 की रिएक्टिव पावर है। आई स्क्वायर XC1 आप कैलकुलेट कर लें, 20 स्क्वायर इंटू 6 ओम, तो 2400 वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव आपके पास कैपेसिटर 1 की रिएक्टिव पावर बनती है। QC2 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कैपेसिटर C2 है जिसकी ओमिक वैल्यू या जिसकी इम्पीडेंस 10 ओम है, तो हम इसको QC2 को कैलकुलेट करते हैं। QC2 के लिए आपको इसका करंट चाहिए, तो करंट हमारे पास है नहीं, इन दोनों एलिमेंट्स का हमारे पास करंट था, क्योंकि ये दोनों सीरीज में, तो 20 एम्पेयर एंटर हो रहा था, तो वही 20 एम्पेयर 3 ओम के क्रॉस भी होगा और वही 20 एम्पेयर XC1 से भी फ्लो कर रहा होगा। तो हमने आई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। XC2 का करंट आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके पैरेलल में एक इंडक्टर मौजूद है जिसकी 200 वोल्ट्स वोल्टेज है, तो इसका मतलब है कि XC2 का वोल्टेज भी कितना है, 200 वोल्ट्स। तो आपको XC2 का वोल्टेज भी पता चल गया, तो हम वी स्क्वायर बाई आर का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं वी स्क्वायर बाई आर का फार्मूला यूज़ करूंगा तो QC2 आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई XC2। वी आपके पास 200 वोल्ट्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई XC2 की वैल्यू 10 ओम है, तो आपके पास ये बन जाता है 4000 वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। ठीक है, थर्ड एलिमेंट है आपके पास QL के क्रॉस आपको वोल्टेज पता है, उसकी इम्पीडेंस भी आपको पता है, तो हम QL निकाल सकते हैं वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई XL। QL आपके पास आ जाएगा 8000 वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव VAR। ठीक है, सारी पावर्स इंडिविजुअली आपने कैलकुलेट करनी। अब आपने बतानी है टोटल रियल पावर कितनी है, टोटल रिएक्टिव पावर कितनी है।
टोटल रियल पावर आपके पास सर्किट में कितनी है, एक ही रेजिस्टर था, तो जो उसकी टोटल पावर है वही आपकी, जो उसकी पावर है वही आपकी टोटल पावर है। दीज आर रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली इन पार्ट बी। पीटी आपके पास पी के बराबर है, विच इज 1200 वाट। जो आपकी रियल पावर थी रेजिस्टर की वही आपकी टोटल पावर भी बन रही है। अगर एक से ज्यादा होते तो हम इनको इकट्ठा करके फिर पीटी बताते हैं। तो हमारे केस में एक ही रेजिस्टर था, तो उसकी जो पावर है वही आपकी टोटल पावर है। क्यूटी आपके पास क्या है, -2400 VAR -4000 VAR प्लस 8000 VAR। ठीक है, तो जो आपके पास रिएक्टिव पावर है टोटल वो बनती है 1600 VAR। अगर आप इसको नोट करें तो कैपेसिटर की जितनी भी पावर्स हैं, जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो कैपेसिटर की पावर है ये नेगेटिव आती है। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर के केस में हमने पढ़ा था करंट लैग कर रहा है तो माइनस जे था, नेगेटिव पावर आती है। कैपेसिटर जब भी आप रिएक्टिव पावर्स को कंबाइन करेंगे, इंडक्टर्स की पावर हमेशा पॉजिटिव ऐड होंगी और कैपेसिटर की पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगी। तो आपके पास 2400 कैपेसिटर की पावर थी, 4000 कैपेसिटर की पावर थी, दोनों को कंबाइन कर लें और 8000 में से माइनस कर लें, तो जो आपके पास नेट क्यू टी है, जो रिएक्टिव पावर है सर्किट के अंदर, वो 1600 VAR है। दस द लोड इज नेट इंडक्टिव। तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपके पास जो लोड होगा, जो नेट लोड सर्किट का बनेगा, उसका जो टाइप है वो कौन सी है, इंडक्टिव है। आपके पास लोड कैपेसिटिव या इंडक्टिव हो सकता है। ये कैसे आपको पता चलता है, ये एक्चुअली उसकी पावर से पता चलता है। जब आप सर्किट की पावर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी सर्किट की पावर कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है। अगर वो इंडक्टिव है तो आपके पास जो लोड है नेट लोड वो इंडक्टिव होगा। अगर आपके पास अपेरेंट पावर के कैपेसिटिव आ जाती है तो आपके पास जो नेट लोड होगा वो कैपेसिटिव होगा। ठीक हो गया सर अगर हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर माइनस में आंसर आ रहा है टोटल पावर तो वो कैपेसिटिव कैपेसिटिव होगा, होगी। कैपेसिटिव होगी एग्जैक्टली। ठीक। अगर आप यहाँ पर अगर C1 और C2 की पावर ज़्यादा होती इंडक्टर से तो हमारे पास नेट रिजल्ट नेगेटिव आता ना, तो वो कैपेसिटिव लोड को शो करता है। तो फिर हम कहेंगे आपके पास लोड, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप ये बता देंगे नेट लोड आपके सर्किट का क्या है, कैपेसिटिव है या इंडक्टिव। तो वो पावर आपको, रिएक्टिव पावर आपको बता रही होगी कि ये एक्चुअली कैपेसिटिव लोड है या इंडक्टिव लोड है। ठीक है, पार्ट बी में उसने क्यूटी निकाला है, टोटल जो पावर है आई स्क्वायर एक्स इक्विवेलेंट से। एक्स इक्विवेलेंट क्या है, सर्किट की जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, जिस तरह टोटल हम निकालते थे ना करंट, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो या फिर आई स्क्वायर आर, तो जो सर्किट की टोटल पावर है क्यू टी रिएक्टिव पावर, वो ये इसको कैलकुलेट कर रहा है आई स्क्वायर एक्स इक्विवेलेंट से। ठीक है, तो आपके पास एक्स इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, क्यू टी बाई आई स्क्वायर, जो सर्किट की उसकी इम्पीडेंस बनेगी, रिएक्टिव इम्पीडेंस जो बनेगी वो आपके पास कितनी बनती है, क्यू टी डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। ठीक है, जब P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर का जिस तरह आप फॉर्मूला फाइंड आउट करते थे, तो टोटल पावर पी टी आपके पास किसके बराबर होती थी, आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। तो सर्किट का आर इक्विवेलेंट आपको पता हो, आपको सर्किट का टोटल करंट पता हो, तो आप उनको मल्टीप्लाई करके आई स्क्वायर आर के फॉर्मूला से आप उसकी टोटल पावर बता सकते हैं। तो यहाँ पर यही सेम फार्मूला कॉन्सेप्ट ये यूज कर रहा है एक्स इक्विवेलेंट के लिए। ठीक है, इम्पीडेंस के कॉन्सेप्ट के लिए। तो एक्स इक्विवेलेंट आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू टी ओवर आई स्क्वायर, टोटल पावर डिवाइडेड बाई टोटल करंट का स्क्वायर। तो आपके पास ये टोटल पावर आपने अभी कैलकुलेट की है 1600 VAR है। करंट आपको पता है 20 एम्पेयर है जो सर्किट के अंदर टोटल एंटर हो रहा था, ये आपका टोटल करंट है जो सर्किट में एंटर हो रहा है, यही आगे जाके डिवाइड होगा। लेकिन हमें ये पता है कि सर्किट की एंट्री पॉइंट पे जो टोटल करंट है वो 20 एम्पेयर है। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दें 20 एम्पेयर स्क्वायर 1600 डिवाइडेड बाई 20 एम्पेयर का स्क्वायर, तो जो आपके पास एक्स इक्विवेलेंट आएगी सर्किट की नेट, वो कितनी बनती है, 4 ओम। अब आप सर्किट को, क्योंकि सेकंड पार्ट उसने कहा था सर्किट को सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर दें, आप इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 1200 वाट रियल पावर था, 2400 वाट आपके पास VAR, जो 2400 VAR आपके पास कैपेसिटिव पावर थी एक C1 की, 4000 VAR कैपेसिटिव पावर थी आपके पास C2 की, 8000 VAR आपके पास इंडक्टिव पावर थी इंडक्टर XL की। ठीक है, तो आपको PT भी पता चल गया सर्किट का, आप QT भी सर्किट का पता चल गया। ये उसकी सिंप्लीफाइड इन टर्म्स ऑफ पावर डायग्राम। अगर मैं इस सर्किट को सिंपली सिंगल R और
उसकी फॉर्म में लिखूँ, XC की फॉर्म में, जिस तरह हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल के सर्किट ड्रॉ करते थे ना, टोटल वोल्टेज और उसके साथ जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता था टोटल रेजिस्टेंस। अब आपके पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस एक्चुअली नहीं है, इम्पीडेंस है। तो आपके पास X भी मौजूद है जो टोटल X इक्विवेलेंट है, और आपके पास रेजिस्टर भी मौजूद है। तो हम इस सर्किट को फाइनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 20 एम्पेयर आपका इनपुट करंट है या टोटल करंट है, 1200 वाट आपके पास रियल पावर या आपका जो R था आप उसको कनेक्ट कर दें, 1600 VAR आपके पास नेट जो रिएक्टिव पावर आई थी, तो इसको आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर लें। तो ये आपका सिंप्लीफाइड सर्किट होगा, जिसके अंदर आप सिर्फ वही चीज़ यूज़ करेंगे जो आपकी नेट रिजल्ट में आ रही है। तो नेट रिजल्ट में आपके पास 3 ओम का रजिस्टर आ रहा है और आपके पास 1600 VAR का इंडक्टिव लोड आ रहा है। तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस लिखूं तो ये J4 ओम बनता है। ये 4 अभी आपने कैलकुलेट किया यहाँ पर, ये वाला जो आपकी X इक्विवेलेंट बन रही है वो आपके पास नेट क्या बन रही है, 4 ओम बन रही है। तो इंडक्टर है तो हम इंडक्टर को JXL लिखते थे, ठीक है। तो ये X इक्विवेलेंट एक्चुअली आपके पास फाइनल जो बन रही है वो XL है, इंडक्टिव है, तो आपके पास ये JXL है। तो 4 ओम XL की वैल्यू आपको पता चल गई। फाइनल जो नेट आपके पास लोड था वो इंडक्टिव था, तो ये आपके पास XL बनता है। तो आप इसको J4 ओम से रिप्रेजेंट कर लें। तो ये आपका फाइनल नेट सर्किट होगा जो सिंप्लीफाइड सर्किट होगा, ठीक हो गया। तो आप किसी भी सर्किट को जिसके अंदर आपके पास रिएक्टिव और रियल पावर मौजूद हैं, आप उसकी पावर कैलकुलेट करके उसको फाइनली सम करके सिंप्लीफाइड सर्किट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल 17.4 है, इसको देख लीजिएगा, ठीक हो गया। नाउ एक और कंसेप्ट है आपके पास जिसको हम अपेरेंट पावर कहते हैं। रियल पावर हमने देखी जो रजिस्टर के क्रॉस अपेयर होती है, हमने रिएक्टिव पावर देखी है जो कैपेसिटर और इंडक्टर के क्रॉस अपेयर होती है या डिसिपेट हो रही होती है और दोबारा सर्किट को रिलीज हो रही होती है। एक थर्ड कंसेप्ट है जिसको हम अपेरेंट पावर कहते हैं ऐसी सर्किट्स में। व्हेन अ लोड हैज अ वोल्टेज ऑफ V across it and the current I through it in figure 17.11, ये उसने एक फिगर आपको दी है। कहते हैं जब आपके पास कोई लोड हो उसके क्रॉस वोल्टेज V है और उसमें से पास होने वाला करंट I हो, द पावर दैट अपेयर्स टू फ्लो टू इट इज VI। तो कहता है जो पावर हम उसकी कैलकुलेट करते हैं तो वो सिंपली कैसे होती है, P इज इक्वल टू VI या IV आप उसको लिखते हैं। हाउएवर इफ द लोड कंटेन्स बोथ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, कहते हैं P इज इक्वल टू VI आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये उस केस में जिस वक्त आपके पास लोड प्योर रेजिस्टिव होता है, सिंपल R हो तो R के क्रॉस अगर आपको वोल्टेज और करंट पता है तो P इज इक्वल टू IV से हम उसकी पावर बता देते हैं। लेकिन वो कहता है अगर आपके पास जो लोड है वो रेजिस्टिव और रिएक्टेंस या रिएक्टिव एलिमेंट्स का कम्बिनेशन हो, यानी कि वो सिर्फ R नहीं है, उसके साथ XC या XL या X इक्विवेलेंट अगर वो भी इसके साथ इंक्लूड हो, तो फिर क्या होगा, फिर वो आपको कहता है दिस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स नीदर रियल पावर नॉर रिएक्टिव पावर। ये बात समझ आइए? यस सर। गुड। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि अगर आपके पास सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट हो तो आपके पास पावर क्या होगी, रियल होगी। अगर सिर्फ कैपेसिटिव या इंडक्टिव एलिमेंट हो तो आपके पास पावर क्या होगी, रिएक्टिव पावर होगी। लेकिन अगर किसी जगह ये दोनों कंबाइन हो तो फिर आपके पास पावर क्या होगी, फिर वो पावर ना रियल होती है और ना ही रिएक्टिव होती है। उस पावर को हम क्या कहते हैं, सिंस इट अपीयर्स टू रिप्रेजेंट पावर इट इज कॉल्ड दी अपेरेंट पावर। तो कहता है ऐसे एलिमेंट या लोड जिसके अंदर रेजिस्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट्स दोनों इंक्लूडेड हों, उसके क्रॉस जो पावर अपेयर हो रही होती है वो जस्ट रिप्रेजेंट कर रही होती है पावर को, एक्चुअल में ना वो रियल पावर होती है और ना रिएक्टिव पावर होती है, वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है पावर की, इसलिए उसको अपेरेंट पावर कहते हैं। जो सामने अपेरेंट से मतलब क्या है, जो सामने नजर आ रही हो, ये सामने नजर आने वाली जस्ट पावर होती है, ना ये रियल होती है और ना ही ये रिएक्टिव होती है। अपेरेंट पावर इज गिवन बाय सिंबल S। जो अपेरेंट पावर है उसको हम बोल्ड S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है, वोल्ट एम्पेयर होता है इसका यूनिट, VA। ठीक हो गया। अब आप इसको देखें तो जो S है वो आपके पास किसके बराबर है, अगेन पावर का फार्मूला IV है, तो हम S का भी जो फार्मूला है वो क्या है,
IV है। अपेरेंट पावर भी आपके पास सिर्फ रिप्रेजेंटेशन S से है, फॉर्मूला इसका वही है IV। तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, एम्पेयर का करंट का यूनिट सॉरी एम्पेयर है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट एम्पेयर। जिस तरह P इज इक्वल टू IV को आप I स्क्वेयर R लिख सकते हैं, तो इसी तरह आप S को भी I स्क्वेयर Z लिख सकते हैं। Z क्यों है? क्योंकि हमारे केस में जो अभी रेजिस्टेंस जिसका हम तस्करा कर रहे हैं वो एक्चुअली इम्पीडेंस होगी, क्योंकि उसके अंदर इंडक्टिव या रिएक्टिव एलिमेंट और रेजिस्टिव दोनों इंक्लूडेड है। तो ऐसी सर्किट में हम उसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो आप P इज इक्वल टू IV को आप इसको I स्क्वेयर R की फॉर्म में लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू I स्क्वेयर Z या S इज इक्वल टू V स्क्वेयर बाय Z। ये तीनों फार्मूलाज इंप्लीमेंटेड हैं। अगर आपको वोल्टेज और करंट पता है तो आप S इज इक्वल टू VI डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ करंट और इम्पीडेंस पता है तो आप S इज इक्वल टू I स्क्वेयर Z भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको सिर्फ वोल्टेज और Z पता है तो आप V स्क्वेयर बाय Z भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये बोल्ड लेटर्स हैं, VB और IB। सिमिलरली यहाँ पर I स्क्वेयर IB और ZB और V और ZB, तो ये सारे के सारे फेजर फॉर्म में। ठीक है, फेजर फॉर्म से मुराद क्या है कि आपके पास ये सारी वैल्यूज RMS होंगी। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यूज होंगी। फॉर स्मॉल इक्विपमेंट such as found in electronics, VA is the convenient unit. However, for heavy power apparatus, figure 17.12 जो इसमें मेंशन नहीं की हुई है, it is too small and KVA kilowatt volt ampere is frequently used. कहता है जो अपेरेंट पावर है ये मेजर की जाती है जो स्मॉल आप बस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं उसमें ये VA में ही यूज़ होती है। लेकिन जब आप बड़े स्केल पे बात करेंगे तो जैसे आपका ट्रांसफार्मर है या बड़ी जो मशीन है उसमें ये हमेशा किलो वोल्ट एम्पेयर में रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, वोल्ट एम्पेयर इसका सिंपल यूनिट है, तो जब वो थाउजेंड्स में होगी तो उसको फिर किलो वोल्ट एम्पेयर में, जैसे आपके पास 2.5 kV का जनरेटर वगैरह होता है। हाँ जी, कौन बोल रहा है? सर मैंने पूछना था कि Z इक्वल है XL प्लस XC प्लस R के, ये कंफर्म कर दे। नहीं Z हमने तो किस जगह ये नहीं कहा Z इक्वल है। Z किसके इक्वल है? XL प्लस XC के? नहीं, जब भी आपके पास ऐसी सर्किट है तो ऐसी सर्किट की जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है करंट को, वो सिंपल रेजिस्टेंस नहीं होती, वो कंबाइंड इफेक्ट होता है कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर तीनों का, इसलिए उसको Z कहते हैं। सर मतलब Z इक्वल हो गया XL प्लस XC प्लस R, इन सब के कंबाइंड इफेक्ट है, आप सिंपली इनको प्लस नहीं कर सकते, इनका कंबाइंड इफेक्ट जो होगा। हमने कल R के लिए कहा था कि जब R की इम्पीडेंस की आप बात करते हैं तो हम उसको ZR लिखते हैं, हालांकि है तो वो सिंपल रेजिस्टर ही। यस। ठीक है, कैपेसिटर की जब आप बात करते हैं तो हम उसको ZC लिखते हैं, जो उसकी तरफ से कैपेसिटर की तरफ से जो अपोजिशन प्रोवाइड हो रही है करंट को, रेजिस्टर की तरफ से जो प्रोवाइड हो रही है ZR। तो जो आपका नेट इफेक्ट होता है, आप सिंपल रेजिस्टर को कंबाइन करके R इक्विवेलेंट बनाते थे ना, तो फिर आप टोटल करंट बताते थे। तो इसी तरह जब सर्किट के अंदर रेजिस्टर के अलावा कैपेसिटर और इंडक्टिव भी होगा तो जो आपका फाइनल करंट आएगा वो इन सब के कंबाइंड इफेक्ट के बाद आएगा। ओके, ठीक है, यस सर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका रिलेशन देखते हैं जो हमने बात की थी। जब आपके पास रियल पावर भी आ गई P, इंडक्टिव पावर या कैपेसिटिव पावर जिसको हमने रिएक्टिव कहा था Q, ये भी आपके पास आ गई, तो अब आप अपेरेंट पावर S भी बता सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो ये हम कैसे निकालते हैं? ये एक्चुअली ट्राइंगल से निकलता है, इसको हम पावर ट्राइंगल कहते हैं, जिसको समझना है। Until now, we have treated real, reactive and apparent power separately. However, they are related by a very simple relationship through a power triangle. तो ये तीनों की तीनों पावर्स एक्चुअली एक दूसरे से रिलेटेड है बाय सिंपल ट्राइंगल, जिसको हम पावर ट्राइंगल कहते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ठीक है, पावर ट्राइंगल में याद रखना है कि इसके एक्स एक्सेस जो होता है वो आपके पास रियल पावर होती है, इसके वर्टिकल एक्सेस पे इसकी रिएक्टिव पावर होगी, और जो इनका रिजल्टेंट या नेट बनता है उसको हम अपेरेंट पावर कहते हैं। तो रियल ट्राइंगल को अगर आप याद करें, राइट एंगल ट्राइंगल को, तो S या हाइपोटेन्यूज यहाँ पर किसके बराबर होगा? सर S के नहीं, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर S है, ये एक्चुअली बराबर। राइट एंगल ट्राइंगल में ये रिलेशन क्या होता है? ये लिखा हुआ P स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर इक्वल्स S स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अंडर दे दी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो था, याद आया राइट एंगल ट्राइंगल के लिए।
तो हम सिंपली उसी फार्मूला से यहाँ पर एस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अगर रियल और अपेरेंट पावर पता है तो आप उन दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट कर लें तो आपको सॉरी रियल और रिएक्टिव पावर का आप स्क्वायर करके अंडर रूट कर लें तो आपको अपेरेंट पावर मिल जाएगी। ठीक हो गया। फार्मूला की फॉर्म में इसने लिखा हुआ है कि अगर आप पी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पी किसके बराबर है, आई आर के। आप फाइंड करते हैं ये आई स्क्वायर आर होगा एक्चुअली, और जो आपके पास रिएक्टिव पावर है वो आपके पास किसके बराबर है, ये आई स्क्वायर आर और आई स्क्वायर एक्सएल। तो अगर हम इसको स्क्वायर करके अंडर रूट कर लें तो आपके पास जो नेट पावर बनेगी एस है, और एस को हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि आप फेजर की फॉर्म में सिंपली आई वी से निकाल भी सकते हैं अगर आपको आई और वी दोनों पता हो। तो अब आपके पास जो एस है ये आपके पास जो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर द रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में या जिसको आप कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन से मैं रिप्रेजेंट करूं तो आपके पास एस एक्चुअली पी प्लस जे क्यू एल के बराबर है। ठीक है, पी प्लस जे क्यू एल कैसे, कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो आपके पास रियल पावर है वो पी है, और जो आपके पास नेट रिएक्टिव पावर आएगी वो जो पीछे हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी वो जे क्यू एल से आई थी। ठीक है, पॉजिटिव आई थी तो प्लस जे क्यू एल है। अगर वो नेगेटिव आ रही होगी तो फिर आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे माइनस जे क्यू सी। ठीक है, तो आपके पास रियल सॉरी अपेरेंट पावर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट हो सकती है। रियल पावर तो हमेशा पी से ही आएगी। आपने रिएक्टिव पावर को देखना है कि आपका नेट रिएक्टिव पावर क्या है। नेट रिएक्टिव पावर अगर इंडक्टिव है तो आपके पास जे क्यू एल से रिप्रेजेंट होता है, और अगर आपके पास कैपेसिटिव है तो वो माइनस जे क्यू सी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अब आप इस ट्रायंगल को देखें, अगर मैं इसको इन्वर्ट करके ड्रॉ करूँ, ये सेम वही ट्रायंगल है। कभी आपको ये सीधी नजर आ रही होगी, कभी ये उल्टी करके ड्रॉ की हुई होगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो हॉरिजॉन्टल है या बेस है वो पी है, इसका वर्टिकल जो है वो आपके पास क्यू सी है, और नेट जो आपके पास पावर है अपेरेंट पावर जो है वो आपके पास क्या है, एस है। अब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। 17.5 एग्जाम्पल है, ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, इसकी ट्रायंगल भी आपने बनानी है तो इसको ज़रा गौर से देखना है कि हमें सारी पावर निकाल के इसका नेट पावर और उसके बाद उसकी ट्रायंगल हम कैसे अपेरेंट पावर कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल। तो आपके पास उसने पूछा है द पी एंड क्यू वैल्यूज फॉर द सर्किट आर शोन इन फिगर 17.6 है। आपको रियल पावर्स और अपेरेंट पावर्स इस सर्किट में शो कर दी गई हैं। पिछला जो सर्किट था उसमें हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि आपको सिंपल क्वेश्चन दिया जाए, पहले आप उसकी रियल और रिएक्टिव पावर्स कैलकुलेट करें, फिर आप उसकी अपेरेंट पावर निकालें। इस क्वेश्चन में उसने आपको रियल और अपेरेंट पावर्स दे दी हैं, डायरेक्ट दी हुई हैं। आपको ये कहा गया है डिटरमिन द पावर ट्रायंगल। एक तो आप पावर ट्रायंगल बता दें, दूसरा डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट सप्लाइड बाय द सोर्स। तो कहता है साथ ये भी बता दें कि टोटल जो करंट है सर्किट में वो क्या होगा, जो सोर्स से आ रहा है आई, ये आपने बताना है। टोटल करंट भी आपने बताना है और पावर ट्रायंगल भी आपने बनानी है। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को देखें जरा, किसी को समझ आता है क्या हो रहा है। ये बताएगा कि ये एक्चुअली सर्किट में हो क्या रहा है। इसने आगे बी में डायग्राम ड्रा की है और आपके पास सर्किट है, तो ये जो रियल रिएक्टिव और अपेरेंट पावर आ रही है ये किसी को समझ आ रही है कैसे आई है। सही है, सबकी अलग अलग निकाली हैं और एंड में उनको ऐड कर दिया। टोटल रियल पावर उसने लिखी है 1700 वाट। ठीक है, तो ये इसने कैसे लिखी है टोटल रियल पावर 1700 वाट। टोटल रिएक्टिव पावर भी उसने लिखी है 600 VAR। आप तमाम कंपोनेंट्स को देखें, ऐड किया है, ऐड की हुई हैं। जो रियल पावर्स हैं वो अलग से ऐड की हैं, जो रिएक्टिव पावर्स हैं वो सिंपली अलग से ऐड की हैं। ठीक है, रियल पावर आप देखो, फर्स्ट एलिमेंट की रियल पावर कितनी है, ये है इंडक्टर है, नीचे IND लिखा हुआ। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास इंडक्टर है जिसकी रियल पावर 700 वाट है। इस एलिमेंट को आप देखें, ये आपके पास कैपेसिटर है और इसकी रियल पावर 800 वाट है। थर्ड एलिमेंट अगेन कैपेसिटर है, इसके अंदर कोई रियल पावर नहीं है, ये रिएक्टिव पावर ही है। फोर्थ एलिमेंट ये आपके पास कोई रेजिस्टर है,
क्योंकि डायरेक्ट पावर दी हुई है तो ये रजिस्टर है 80 वाट का। तो आपके पास जो ये वाला एलिमेंट है ये आपके पास 80 वाट रियल पावर के साथ है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, रजिस्टर है। इसके साथ उसने लिखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि क्योंकि पावर रियल अपेयर हो रही है तो रियल पावर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस अपेयर होती है। और जो आपके पास लास्ट एलिमेंट है जो आपके पास लास्ट एलिमेंट है वो अगेन कैपेसिटर है और इसकी रियल पावर कितनी है, 120 वाट। इस सब को आप ऐड कर लें तो आपके पास रियल पावर आ जाएगी। जो आपकी रियल पावर है 700 वाट प्लस 800 वाट, 1500 वाट प्लस 120, 1620 वाट प्लस 80 वाट, 1700 वाट। तो आपके पास जो रियल पावर है ये एक्स एक्सिस पे पेयर हो रही होगी और ये आपके पास है 1700 वाट। जो दूसरी चीज़ है वो आपके पास क्या है, रिएक्टिव पावर। रियल पावर हमने कैलकुलेट कर ली। रिएक्टिव पावर अगर फर्स्ट एलिमेंट में देखूं तो इंडक्टिव है और इसकी पावर है 1300 VAR। सेकंड एलिमेंट को अगर मैं देखूं तो आपके पास कैपेसिटर है 600 VAR के साथ। अगेन आपके पास ये वाला एलिमेंट कैपेसिटर है 100 VAR के साथ और लास्ट एलिमेंट अगेन आपके पास कैपेसिटर है 120 वाट के साथ। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो नेट रिएक्टिव पावर आप निकालते हैं वो हमेशा इंडक्टिव की पावर्स पॉजिटिव आती हैं और उसमें से कैपेसिटर की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कैपेसिटिव माइनस JXC होता है तो नेगेटिव के साथ इसकी पावर आती है। तो आप इन सारी पावर्स को कंबाइन कर लें तो जो आपके पास इंडक्टर है उसकी पावर इकट्ठी कर लें और जो कैपेसिटर है उसकी पावर कंबाइन कर लें और फिर इंडक्टिव पावर में से रिएक्टिव पावर को सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जो आपके पास इंडक्टिव पावर है वो 1300 VAR है, इसके अलावा और कोई इंडक्टिव नहीं है। तो आपके पास जो रिएक्टिव पावर बनेगी वो 1300 VAR माइनस 600 VAR माइनस 100 VAR माइनस 1200 VAR। ठीक है, तो जो नेट आपके पास QT आएगी, अगर मैं उसको रिलेशन से लिखूं तो जो आपके पास QT बनेगा वो आपके पास कितना बनता है, 1300 माइनस 600 प्लस 100, 700 प्लस 1200, 1900। तो जो आपके पास नेट रिएक्टिव पावर बनेगी वो एक्चुअली क्या है, माइनस 600 वाट VAR। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसने पॉजिटिव भी लिखा हुआ है ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल QT। में पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ लेकिन ट्रायंगल में उसने एक और काम किया हुआ है ना उस पर मैं आता हूँ। ठीक है, माइनस 600 VAR है तो माइनस आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एक्सिस को, माइनस J एक्सिस को। ठीक है, तो नेट पावर आपके पास जो रिएक्टिव थी वो क्या है, कैपेसिटिव है, माइनस 600 VAR। इसलिए आपको ये जो QT नजर आ रहा है ये इसने नेगेटिव ड्रॉ किया है, डाउनवर्ड ड्रॉ किया हुआ है। ओके ठीक सर। है, नेगेटिव Y एक्सिस के ऊपर है। ठीक हो गया। अगर ये पॉजिटिव आएंगी तो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये जो ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे थे ये वाली। आप फाइनल रिजल्ट देखें तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या है, QL है। इसका मतलब क्या है, रिएक्टिव पावर पॉजिटिव आई थी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी और Y एक्सिस आपका जो है या वर्टिकल एक्सिस वो पॉजिटिव है। ठीक है, आप इस वाली ट्रायंगल को देखें, ये अगेन उसने दूसरी आपको बताई थी, P रियल है और जब आपके पास रिएक्टिव पावर फाइनली कैपेसिटिव आ जाएगी तो आपके पास जो वर्टिकल एक्सिस है वो क्या होगा, नेगेटिव Y एक्सिस के ऊपर। तो यही काम डाउनवर्ड है, एग्जैक्टली यही काम यहाँ पर हुआ है कि जो आपके पास नेट रिएक्टिव पावर आई है वो कैपेसिटिव है, तो इसलिए आपको ये जो वर्टिकल एक्सिस नजर आ रहा है Y एक्सिस वो नेगेटिव साइड पे या डाउनवर्ड है। तो आपके पास QT आ जाएगा 600 VAR, ये आपने निकाल लिया। PT आपने निकाल लिया 1700 वाट। तो अब हम S निकाल सकते हैं, S का फॉर्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, जो आपके पास अपेरेंट पावर है टोटल, क्योंकि हम टोटल रियल और टोटल रिएक्टिव पावर यूज कर रहे हैं तो S भी आपके पास टोटल आएगा। जो टोटल अपेरेंट पावर सर्किट की आएगी वो आप निकाल लेंगे, PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर अंडर द रूट। तो आप इसको निकाल लें तो ये आपके पास 1803 वोल्ट एम्पेयर बनता है। इसको चेक कर लें मुझे। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज देख लें। PT उसने कैलकुलेट की हुई है 1700 वाट, QT कैलकुलेट किया है 600 VAR और ST उसने कैलकुलेट किया है जो टोटल पावर है वो आपके पास 1803 बनती है। ठीक है,
इसी को इसने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा है। तो हमारे पास रियल पावर थी ना और कैपेसिटिव पावर भी थी, तो हमने ऊपर ये पढ़ा है कि हम जो अपेरेंट पावर है उसको हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर है? P प्लस JQL या माइनस JQC के। तो आपके पास यहाँ पर रिएक्टिव जो है पावर है वो JQC के बराबर है, ये माइनस JQC के, तो आप इसको लिख सकते हैं 1700 माइनस JQC। तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट करके, तो आपके पास मैग्नीट्यूड बनेगा 1803। और अगर आप इसका एंगल निकाल लें तो एंगल आपके पास आता है कम्प्लेक्स नंबर का tan इनवर्स B/A। तो आपके पास tan इनवर्स माइनस 600 डिवाइडेड बाई 1700 है, तो आप इसको कैलकुलेटर से निकाल लें तो आप इसका एंगल भी बता सकते हैं कि जो आपके पास एंगल बन रहा है इसका अपेरेंट पावर का राइट एंगल ट्राइंगल में वो -19.4 वोल्ट एम्पेयर, ये इसका यूनिट है, -19.4 डिग्री। ठीक है, अब इसकी आप पावर ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये इसने पहले ड्रॉ की थी। जब ये सारे कैलकुलेशन आपके पास आ जाएंगे तो फिर आप ये वाली ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो एक्चुअली यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है बिल्कुल कि आपको कोई भी सर्किट दिया हुआ है जिसके अंदर इंडक्टिव और रिएक्टिव कैपेसिटिव और रेजिस्टिव तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं, आप उनकी पावर्स कैलकुलेट कर लें। उसके बाद आपसे रियल और रिएक्टिव पावर पूछी जा सकती है, उसके बाद आपसे अपेरेंट पावर पूछी जा सकती है, और थर्ड स्टेप में वो आपको एग्जैक्टली कह सकता है कि आप इसकी पावर ट्रायंगल ड्रॉ करना, तो आप इसकी पावर ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट में आ जाए। सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा था कि आप सर्किट का टोटल करंट बता दें, बी पार्ट जो है, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट सप्लाइड बाय द सोर्स। तो टोटल आपको जो सर्किट की पावर है वो पता चल गई, जो अपेरेंट पावर है ST। टोटल वोल्टेज आपको पता है 120 वोल्ट, तो आप इसको पुट करके सिंपली टोटल करंट बता सकते हैं 1803 डिवाइडेड बाय 120 विच इज 15 एम्पेयर। तो सर्किट के अंदर जो टोटल करंट फ्लो कर रहा होगा वो 15 एम्पेयर। ठीक हो गया। यस सर। किसी की कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल सर ये बी कॉन्सेप्ट। पार्ट दोबारा बता दें। बी पार्ट आपने बी पार्ट बी पार्ट आपने सर्किट की टोटल करंट निकालनी है। तो टोटल करंट किसके बराबर होगी? अगर मैं उसको पावर के फार्मूला से देखूं तो वैसे तो हम टोटल करंट निकाल सकते हैं, टोटल वोल्टेज पी ओवर वी, P ओवर V के, P इज इक्वल टू I V होता है। तो मेरे पास अगर टोटल पावर है तो टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट है, तो हम P यस सर, निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू IV। तो यहाँ पर हमने टोटल पावर अभी निकाली है, जो टोटल अपेरेंट पावर है वो कितनी है हमारे पास 1803। टोटल वोल्टेज भी हमें पता है 120 वोल्ट है। 1803 डिवाइडेड बाय 120। 120, हाँ जी 120। ठीक है, तो आपके पास टोटल करंट आ जाएगी जो सर्किट में फ्लो कर रही है, टोटल पावर डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज। ओके सर, क्लियर। ठीक है, P इज इक्वल टू I V सिंपली उसी का फार्मूला है, लेकिन यूज किया है इन द फॉर्म ऑफ S एंड E। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रियल पावर अलग से है, रिएक्टिव पावर अलग से है, तो हम रियल पावर और इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पर अलग अलग पुट नहीं कर सकते। ठीक है, फेजर की फॉर्म में आप पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसको फेजर की फॉर्म में लिखूं, जिस तरह ये 120 वोल्ट है, लेट्स सपोज मैं इसका RMS लिख देता हूँ, ये 120 वोल्ट विद एंगल 0 डिग्री है। ठीक है सर, ये मुझे सर ये हाँ जी रिएक्टिव पावर सर ये करंट सर ये करंट हम अकेले अकेले निकाल सकते हैं, मतलब QT के लिए अलग निकाले और PT के लिए अलग, और फिर उनको ऐड करते हैं। कैसे ऐड कर लें? फॉर एग्जांपल ये 80 वाट है, इसकी करंट तुम कैसे निकालोगे? नो सर, ये जो PT निकला है सर, ये फाइनल जो सारा है पावर, रियल पावर जो पावर सम करके आए हैं 1700 वाट। वो तो उनकी पावर जो डिसिपेटेड थी हमने वो कंबाइन किया ना। मैं यही कह रहा हूँ कि फर्स्ट वाले एलिमेंट में जो आपकी रियल पावर है वो 700 वाट डिसिपेट हो रही है, ये वाला जो एलिमेंट है इसमें 80 वाट डिसिपेट हो रही है। तो यहाँ पर मुझे 80 वाट के अलावा और कोई भी वो इंडिकेशन नहीं है कि मैं इसका करंट कैलकुलेट करूँ। अगर आप पावर से कैलकुलेट करते हैं 80 वाट, तो इसका वोल्टेज क्या है या करंट क्या है तो आप कैसे निकालोगे? पावर तो पता है, तो इसका करंट कैसे निकालोगे, किस फार्मूले से आप निकालेंगे? P इज इक्वल टू I V के बराबर है ना, या P इज इक्वल टू I स्क्वायर R के बराबर है।
ये P इज इक्वल टू Yes. V स्क्वायर बाई R के बराबर है। तो P तो मुझे पता है, ना मुझे V पता है और ना I पता है, ना R पता है। Yes sir. ठीक है, तो इनको Yes sir. अगर आप यहाँ पर निकाल सकते हो तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर आपको लेट्स सपोज ये वाला करंट पता चल गया, अगर इस ब्रांच का भी आप निकाल सकते हैं तो ये करंट आपको पता चल गया, इस ब्रांच का अगर आप निकाल सकते हैं तो ये भी आपको करंट पता चल गया। तो ये तीनों ऐड होकर टोटल करंट बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनकी इंडिविजुअल पावर्स को कंबाइन करके जो नेट पावर बता रहा हूँ उसकी अगर मैं करंट निकालूं तो वो एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही, क्योंकि पीटी रियल पावर अलग है और आपके पास क्यूटी अलग है। ये कंबाइन कैसे होते हैं, ये एक्चुअली एस की फॉर्म में या अपेरेंट पावर की फॉर्म में इनका कंबाइन इफेक्ट आता है। तो हम इंडिविजुअली इसकी पावर करंट नहीं निकाल सकते, या उनको निकाल के आप ऐड करें तो आपके पास एक्चुअल करंट या टोटल करंट आ जाएगा, इस तरह नहीं। ठीक है, आप बेशक इसको ट्राई करके देखें। Yes sir. ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास हम इसको इन द फॉर्म ऑफ ये जो फेजर आया है हम इसको इन द फॉर्म ऑफ अगर फेजर करें, सॉरी करंट जो आया इन द फॉर्म ऑफ फेजर अगर ट्रीट करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 120 वोल्ट विद एंगल 0 डिग्री, और जो आपके पास अपेरेंट पावर आई है वो आपके पास आ गई है 1803 विद एंगल -19.4 डिग्री। ठीक है, तो अगर इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ फेजर करूँ, एंगल भी उसका बताऊं कि इसका जो करंट आएगा उसका एंगल क्या बनेगा, तो ये एक्चुअली आपके पास 120 विद एंगल 0 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं 1803 विद एंगल -19.4 डिवाइडेड बाय 120 विद एंगल 0 आएगा। तो आपके पास जो नेट करंट आएगा, अगर मैं इसका एंगल भी रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये 15 एम्पेयर विद एंगल -19.4 डिग्री आएगा। तो आप इसकी फिर साइन वेव भी ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह कल हमने एग्जांपल्स में किया था। तो ये आपके पास फेजर नोटेशन है, आई जो है ये बोल्ड है। तो अगर आपको इसकी टाइम डोमेन नोटेशन पूछी जाए, यानी कि अगर आपसे स्मॉल आई पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे, तो आप एक्चुअली इसको कन्वर्ट करेंगे वापस टाइम डोमेन में। हमने पढ़ा था हम टाइम डोमेन वी एम से या आई एम से आर एम एस वैल्यू यूज़ करते हुए फेजर में जा सकते हैं, या आर एम एस वैल्यू, ये हम आर एम एस वैल्यू एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मुझे आर एम एस से वापस जाना हो टाइम डोमेन में आई में या स्मॉल आई में या स्मॉल वी में, तो मैं क्या करूँगा, √2 के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, एंगल आपको पता चल जाएगा, √2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको इसका टाइम डोमेन मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो आप साइन वेव ड्रॉ कर सकते हैं विद दिस एंगल करंट के लिए। ठीक है, पावर फैक्टर, एक्टिव रिएक्टिव पावर की इक्वेशंस जो हैं, अगर मैं इसका पावर फैक्टर निकालना चाहूँ तो कहता है अगर आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल के उसमें देखें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है, तो जो P है रियल पावर एक्चुअली किसके बराबर बनती है, हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ था, आपको याद है। हम इसको एक्स एक्सिस को हम अगर इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखें तो हम इसको x cos थीटा लिखते थे, और y एक्सिस को हम यस सर, Yes sir. y y sin sin थीटा। थीटा लिखते थे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर x आपके पास क्या है, P के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, P cos थीटा के, और P इटसेल्फ किसके Yes. बराबर है, VI के। तो आप VI cos कर थीटा। दें तो जो आपके पास रियल पावर है वो एक्चुअली VI cos थीटा के बराबर है, और जो आपके पास इस केस में ये चूंकि पॉजिटिव y एक्सिस है तो ये QL है, तो QL आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, VI sin थीटा के। ठीक है, तो जो आपके पास P VI sin थीटा है तो ये cos थीटा है, सॉरी जो फर्स्ट वाला केस है, तो VI को उसने क्या लिखा है, अपेरेंट पावर S cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी VI sin थीटा है तो आप इसको S sin थीटा लिख सकते हैं। yes. अब आपके पास जो पावर फैक्टर है वो कहता है पावर फैक्टर एक्चुअली फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो आपके पास cos थीटा की टर्म आ रही है वेयर V एंड I आर इन मैग्नीट्यूड ऑफ RMS, हम बोल्ड यूज कर रहे हैं, तो जब भी मैंने आपको कहा कि बोल्ड आपको नजर आ रहे हो तो ये चीज़ याद रखना है कि ये RMS वैल्यूज है, इफेक्टिव वैल्यूज है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये बोल्ड V और बोल्ड I आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं RMS फॉर्म में, RMS वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। द क्वांटिटी cos थीटा इन इक्वेशन 17.20, इस इक्वेशन की बात कर रहा है, इज डिफाइंड एज द पावर फैक्टर, इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं जो cos थीटा है। सो FP जो cos थीटा है उसको हम FP से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी पावर फैक्टर को, और वो इक्वल होता है
कॉस थीटा के, ठीक है। तो अब अगर मैं इससे ये कॉस थीटा एफ पी के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा पी डिवाइडेड बाय एस के। पी इज इक्वल टू एस कॉस थीटा है, तो अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो कॉस थीटा आपके पास किसके बराबर हो जाएगा? पी ओवर एस के। ये वाला जो रिलेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अपेरेंट पावर हो और रियल पावर भी हो पी, तो आप सर्किट का पावर फैक्टर बता सकते हैं। और पावर फैक्टर एक्चुअली क्या है? कॉस थीटा है। कॉस थीटा बराबर है पी बाय एस के। पी आपके पास आरएमएस वैल्यू है रियल पावर की, एस आपके पास आरएमएस वैल्यू है अपेरेंट पावर की। तो अगर आपको रियल पावर भी पता है और अपेरेंट पावर भी पता है, दूसरे लफ्जों में अगर आपको ये ट्रायंगल पता है, तो ये वाला जो कॉस थीटा एक्चुअली है इसकी ये बात कर रहा है। तो ये जो थीटा है ये आपके पास पावर फैक्टर कहलाता है कॉस थीटा। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पी बाय एस। तो अगर मुझे सिंपल थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आप इसमें से आप वो भी निकाल सकते हैं। सिंपली थीटा किसके बराबर होगा? कॉस इनवर्स पी बाय एस। तो ये जो थीटा है इसको पावर फैक्टर एंगल कहा जाता है। तो आप पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं कॉस थीटा, और अगर आपसे पावर फैक्टर एंगल पूछा जाए थीटा तो आप वो भी निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स पी बाय एस से। सर ठीक है? एफ पी इक्वल्स पी ओवर एस, इसको हम ये कह सकते हैं मतलब एफ पी बराबर है पी ओवर एस के? हाँ बिल्कुल, एफ पी इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर है पी बाय एस के। ओके सर, क्लियर। ठीक है, तो वो आपका पावर फैक्टर बताता है। पावर फैक्टर मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो ये जितना 1 के करीब होता है, आइडियल केस ये है कि ये 1 हो, आइडियली ये होता नहीं है 1। तो ये जितना 1 के करीब हो, आपके जो घर के अंदर जो पावर या लोड की कंजम्पशन है वो उतनी ही एफिशिएंट होती है। पावर फैक्टर जितना अच्छा हो, आपके पास जो इक्विपमेंट है उसकी एफिशिएंसी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं या आपके सर्किट्स हैं उनकी एफिशिएंसी उतनी ही बेटर होती है। अब ये वाला जो पावर थीटा ये आपके पास पॉजिटिव आया है, लेकिन अगर ये वाला QL के बजाय QC होता, नेगेटिव होता, तो आपके पास ये थीटा भी माइनस आना। डाउनवर्ड होना था। हाँ, अगर ये QC होती, जो रिएक्टिव पावर है वो नेट अगर QC आ जाएगी तो आपकी ट्रायंगल नेगेटिव बन जाएगी, तो आपका पावर फैक्टर भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को देखें, एज इंडिकेटेड इन इक्वेशन 17.23, इस इक्वेशन की बात कर रहा है ये, cos थीटा इज इक्वल टू P by S। A load power factor shows how much of its apparent power is actually real power. For example, for a purely resistive circuit, theta is equal to 0 डिग्री। अगर सर्किट के अंदर या आपका जो बिल्डिंग है या कोई भी है, अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड मौजूद होगा, यानी कि रेजिस्टर यूज कर रहे होंगे, तो आपके पास वो कहता है कि थीटा हमेशा 0 डिग्री आएगा, क्योंकि अपेरेंट पावर जो रिएक्टिव पावर है वो तो 0 हो जाएगी, ना वो QC आएगी ना वो QL आएगी, वो आपके पास क्या है? 0 है। तो कहता है आपके पास जो थीटा है वो 0 डिग्री बनेगा, तो फिर आपके पास पावर फैक्टर जो है कहता है वो एग्जैक्टली 1 आएगा, और ये मैक्सिमम होता है एग्जैक्टली 1। हाईएस्ट एफिशिएंसी इस केस में आती है। एफ पी इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, थीटा 0 है तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास पावर फैक्टर 1 उसी वक्त आएगा जिस वक्त लोड के अंदर, चाहे वो छोटा सा सर्किट हो या चाहे आप पूरी बिल्डिंग की बात करें, अगर आपका लोड एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर होगा तो एफ पी 1 आएगा, जो पावर फैक्टर है वो 1 आएगा। ठीक है, देयरफॉर P इज इक्वल टू IV। तो कहता है अगर मैं पावर की बात करूं तो फिर पावर भी एग्जैक्टली रियल पावर होगी और वो वॉट्स में होगी। एंड ऑल दी लोड्स अपेरेंट पावर इज रियल पावर। तो हम ये कहेंगे कि जितनी भी लोड के ऊपर पावर अपेरेंटली नजर आ रही है वो एक्चुअली रियल पावर ही है, क्योंकि सारे के सारे रजिस्टर हैं, थीटा आपके पास 0 डिग्री है, पावर फैक्टर 1 है, तो जितनी भी पावर्स हैं वो सारी की सारी आपको जो नजर आ रही हैं वो रियल पावर ही होंगी। तो जो नेट अपेरेंट पावर आ रही होगी एक्चुअली वो रियल पावर ही होगी, नेट रियल पावर ही होगी। ठीक है, दिस केस FP is equal to 1 is referred as to unity power factor। कहता है ये जो आपके पास केस है, जिस केस में आपके पास पावर फैक्टर 1 आ रहा हो, जिसको हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। और ये चीज़ याद रखनी है, ये अक्सर इंटरव्यूज़ में या जब आप आगे किसी टेस्ट वगैरह में बैठेंगे तो वहाँ पर ये अक्सर पूछा हुआ होता है कि जो आपके पास लोड है अगर वो प्योरली रेजिस्टिव हो तो आपका पावर फैक्टर क्या कहलाता है या आपका पावर फैक्टर क्या होता है। तो उसका पावर फैक्टर 1 होता है और इसको कहते हैं हम यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, और लोड कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। अगर आपके पास लोड जो है वो रेजिस्टर और इंडक्टेंस से मिलकर बना हुआ, पहले केस में हमने डिस्कस किया है कि सिर्फ रेजिस्टिव लोड होगा, तो रेजिस्टिव लोड के केस में पावर फैक्टर 1 आता है, तो आपके पास जो अपेरेंट पावर है वो रियल पावर के इक्वल होती है। अगर आपके पास लोड जो है वो रेजिस्टर और इंडक्टर का कम्बिनेशन आ जाए, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आ जाए,
द लोड करंट लैग्स वोल्टेज। इंडक्टर के अंदर आपके पास करंट क्या करता है, लीड करता है, लैग करता है, लैग करता है, ठीक है। इंडक्टर के अंदर करंट क्या कर रहा होता है, लैग करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपके पास सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस एज अ लोड यूज हो रही है, तो फिर आपके पास जो करंट है वो लैग करेगा वोल्टेज को, ये बात अंडरस्टूड है। द पावर फैक्टर इन दिस केस इज डिस्क्राइब्ड एज लैगिंग। तो कहते हैं ऐसे केस में जब आपसे पूछा जाए आपका पावर फैक्टर क्या है, तो आप ये बताएंगे कि पावर फैक्टर आपके पास लैगिंग है। पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट है लीडिंग है या लैगिंग है। तो अगर आपका लोड जो है इंडक्टर और रेजिस्टर पे बना हुआ है, या इंडक्टर और रेजिस्टर आपका नेट जो आया है, लोड आया है, इंडक्टिव आया है, तो आपके पास लैगिंग होगा। और इसका अपोजिट है अगर वो कैपेसिटिव हो, अगर आपका यानी कि लोड रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा हो, तो करंट लीड कर रहा होगा, सो जो आपका पावर फैक्टर है वो फिर लीडिंग कहलाएगा। तो पावर फैक्टर में लीडिंग और लैगिंग ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं। तो पावर फैक्टर लीडिंग कब होता है और लैगिंग कब होता है, जब आपका नेट लोड सिर्फ रेजिस्टिव हो तो पावर फैक्टर आपके पास 1 होता है, ना वो लीडिंग होता है और ना लैगिंग होता है, वो मैक्सिमम होता है, उसको यूनिटी कहते हैं। जब आपके पास लोड रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा हो तो आपका जो पावर फैक्टर होगा वो लैगिंग कहलाएगा। और जब आपके पास आपका लोड रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे वो कर रहा हो, नेट लोड जो है वो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रहा हो, तो आपके पास पावर फैक्टर जो है वो लीडिंग कहलाएगा। 10 एन इंडक्टिव सर्किट हैज लैगिंग पावर फैक्टर। कहता है इस तरह इंडक्टिव सर्किट जब भी होगा तो वो उसका लैगिंग पावर फैक्टर होगा, और कैपेसिटिव सर्किट जब भी होगा वाइल द कैपेसिटिव सर्किट हैज अ लीडिंग पावर फैक्टर। जो आपके पास कैपेसिटिव सर्किट होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली है कि आपके पास ये जो लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर आ रहा है, ये एक्चुअली फाइनल आपको कैसे पता चलेगा, ये इस ट्राइंगल से पता चल रहा होगा जिसको हम पावर ट्राइंगल कहते हैं। आप जब पावर ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो आपको नेट रिएक्टिव पावर पता चल रही होगी क्या है, उससे मुझे पता चलेगा कि मेरा नेट रिएक्टिव लोड कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है। अगर आपका नेट रिएक्टिव लोड या ये जो वर्टिकल वाई एक्सिस है कंपोनेंट, अगर ये आपके पास पॉजिटिव आ जाता है यानी कि इंडक्टिव आ जाता है, तो आपका जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग होगा। अगर ये कैपेसिटिव आ जाता है यानी कि वाई एक्सिस आपका डाउनवर्ड होगा, तो आपके पास ये लीडिंग होगा, ठीक है। और थीटा मैंने आपको बता दिया, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पी और एस अगर आपके पास है तो आप कॉस थीटा बता सकते हैं, कॉस थीटा पावर फैक्टर है। तो आपके पास पी और एस की कोई भी वैल्यू आ जाए तो आप बता सकते हैं कि इस वक्त आपका जो सर्किट है उसका पावर फैक्टर क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये जो अभी हमने एग्जांपल की ये वाली, इसका पावर फैक्टर क्या होगा, तो लीडिंग लीडिंग होगा। ये तो एक कैपेसिटिव चीज पता चल गई कैपेसिटिव है तो लीडिंग होगा। मैं मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा पी बाय एस है ना, अभी हमने ये पढ़ा है, इधर ये यस सर। कॉस थीटा पी बाय एस के बराबर है। तो आप इस ट्रायंगल में या इस एग्जांपल में आपने पी और एस निकाला हुआ है ना, आपको पी भी पता है और एस भी पता है। 1700 डिवाइड बाय 1803, 18 ठीक है। इसमें से थीटा निकाल लो, थीटा कितना बनता है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स पी बाय एस। थीटा की वैल्यू मुझे बता दो क्या बनती है, नाइनटीन पॉइंट फोर। 19.4। ये एग्जैक्टली यही एंगल है जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। यस सर। माइनस 19.4 आएगा ये, सर इधर पॉजिटिव आ, वो नेगेटिव साइड पे है ना, 0 से पॉजिटिव ऊपर है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये वाला एंगल है ना, तो ये नेगेटिव है ना थीटा, ठीक है। तो माइनस 19.4 डिग्री, क्योंकि लोड कैपेसिटिव था तो आपके पास जो एस आपने ड्रॉ किया सॉरी जो आपका हाइपोटेन्यूज है जो अपेरेंट पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो नेगेटिव साइड पे है, तो ये थीटा नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये इंडक्टिव होता तो ये पॉजिटिव होता। तो अब आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर ये कंप्लीट होता है कि आपको अगर कोई सर्किट दिया जाए आप उसकी रियल पावर, अपेरेंट पावर और रिएक्टिव पावर निकाल सकते हैं। उसके बाद आप उसका पावर फैक्टर बता सकते हैं। पावर फैक्टर लीडिंग या लैगिंग है ये भी आपको पता होना चाहिए,
प्लस पावर फैक्टर के लिए ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास पावर फैक्टर सर्किट रेजिस्टिव होगा तो पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी आएगा, 1 आएगा। वो आप ना भी कैलकुलेट करें, आप बता सकते हैं कि फॉर रेजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर विल ऑलवेज बी यूनिटी। अभी जो एग्जांपल हमने किया इस केस में आपके पास जो आपका पावर फैक्टर है वो सर्किट प्योर रेजिस्टिव नहीं था, तो आपने देखा ये पावर फैक्टर 1 नहीं आएगा। पावर फैक्टर निकाला कि इसने, ये कितना बनता है इसका पावर फैक्टर निकालो, 1700 डिवाइड बाई 1803, 0.7 क्या कितना आ रहा है? 0.9428 0.94 आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देखें यहाँ पर आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है कि लोड जो है वो आपका रेजिस्टिव नहीं था, तो आपका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी नहीं आया, और ये कभी भी यूनिटी नहीं आएगा। अगर आपके पास QC या QL की टर्म आ रही है यानी कि रिएक्टिव पावर आ रही है, तो ये कभी भी 1 नहीं होगा। तो मेज सर्किट का अगर आपसे पावर फैक्टर पूछूं तो आप बता सकते हैं कि ये वाला जो सर्किट आपने दिया है सर, या जो आपको एग्जाम्पल या क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो सर्किट है उसका पावर फैक्टर क्या है, 0.94 है, ठीक है। थीटा आपसे पूछा जाए तो आप थीटा भी निकाल सकते हैं, आप ये बता देंगे कि आपके पास थीटा कितना बनता है। ठीक हो गया। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया जो आपका पावर का था। तो इस चैप्टर को ज़रा गौर से देखने हैं 17 को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो आपको इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको किसी भी जो टाइम डोमेन है उसका फेजर ड्रॉ करना आना चाहिए, फेजर है तो उससे टाइम डोमेन में वापस जाना आना चाहिए। इम्पीडेंस हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ZR, ZC, ZL, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास रियल पावर आ जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। रिएक्टिव पावर आ जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। पेरेंट पावर आ जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। इन तीनों को कंबाइन करके पावर ट्रायंगल बनती है, वो आपको बनानी आनी चाहिए। ट्रायंगल के अंदर पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको निकालना आना चाहिए, और जो पावर फैक्टर का एंगल है थीटा वो कितना है वो आपको पता होना चाहिए, या आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। और पावर फैक्टर लीडिंग या लैगिंग कब होगा ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका नेट जो आपका सर्किट है वो कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी नेट जो रिएक्टिव पावर है वो QL आ रही है यानी कि इंडक्टर पे डिपेंड कर रही है तो हम कहते हैं ये इंडक्टिव सर्किट है, और अगर कैपेसिटर पे डिपेंड कर रही है तो हम ये कहते हैं कि आपका जो नेट लोड है वो कैपेसिटिव लोड है। इंडक्टर पे हुआ तो वो उसको हम इंडक्टिव लोड कहते हैं। तो ये आपका 17 चैप्टर था, ये उसकी स्लाइड्स मैंने कल आपसे शेयर कर ली थी। ये इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। इसमें से कोई चीज़ पूछनी हो या कोई चीज़ स्टिल कंफ्यूजिंग हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें तो आस्ता आस्ता फार्मूले ही बढ़ते जा रहे हैं। ये तो वही सेम फार्मूला है, यहाँ पर जस्ट यूज हो रहे हैं। P=IV का फार्मूला है, यहाँ पर S=IV हो गया। पावर का कॉन्सेप्ट तो मेन वही है ना, जस्ट नोटेशंस चेंज हो रही है। सर वही तो बोल रहा हूँ, चीज एक ही है मगर फार्मूले आगे चेंज हो रहे हैं। बस आप इसको AC और DC के हिसाब से याद रखें। AC के केस में आपके पास जो पावर है वो अपेरेंट टोटल जो नेट पावर होती है उसको हम अपेरेंट पावर कहते हैं, तो उसको हम VI से रिप्रेजेंट करते हैं। और AC के केस में ये चीज़ याद रखनी है कि ये आपके पास फेजर है। बाकी DC तो आपने सारा किया हुआ, P=सिंपल IV है, उसमें उसका केस ही नहीं है फेजर शेजर वाला। AC वाले केस में आपको अपेरेंट पावर पता होनी चाहिए। कैपेसिटर है तो उसका XC होता है ओमिक वैल्यू, तो JXC उसकी इम्पीडेंस आ जाती है। और इंडक्टर के केस में आपके पास XL होता है, तो JXL आपके पास उसकी इम्पीडेंस आ जाती है। रेजिस्टर की इम्पीडेंस उसकी अपनी वैल्यू होती है, अगर 8 ओम का रेजिस्टर है तो उसकी ZR 8 ओम ही होगी। बाकी तो इसमें और कोई खास चीज़ ऐसी नहीं है जो कंफ्यूजिंग हो। हाँ ये है कि आपको ये एक दफ़ा बैठ के गौर से करना पड़ेगा तो ये आपको फिर याद हो जाएगा। गवर्नमेंट का डिसीजन आ गया 24 से आपकी तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो ओपन हो रहे हैं, तो आई होप आपका आज या कल यूनिवर्सिटी का भी डिसीजन आ जाएगा, तो आप मंडे से इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो लैब रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट का डिसीजन के मुताबिक अगर मंडे से यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो आप मंडे को अपनी लैब रिपोर्ट कंप्लीट लेकर आएंगे, ठीक है। जब आपका वाइवा हो रहा होगा या मिड टर्म हो रहा होगा, मैं साथ साथ आपके ग्रुप की लैब रिपोर्ट्स चेक करके आपको बताता जाऊँगा फिर। तो अपनी लैब रिपोर्ट कंप्लीट हार्ड फॉर्म में इंशाल्लाह मंडे को लेके आनी है, सही है। ट्यूसडे से इंशाल्लाह आपके मिड्स शुरू हो जाएंगे। मंडे को जो भी आपके कन्फ्यूजन वगैरह हैं
हमने फर्स्ट 9 एक्सपेरिमेंट मिड में रखे हैं, तो 6 तो हमने किए हुए हैं, 3 में आपको फिजिकली करवा दूंगा मंडे को। जो भी करना चाहे, अगर किसी को क्लियर है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं उसको हार्डवेयर पे करवा सकता हूँ, कोई मसला नहीं। तो वो आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो हार्डवेयर पे क्लियर कर दी जाएगी। तो होपफुली इंशाल्लाह ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपका वो आ जाएगा टाइम टेबल, तो उसमें मेंशन हो जाएगा वो आपका मिड टर्म जो है वो लैब स्केड्यूल हो जाएगा। ठीक है सर ये लैब रिपोर्ट ग्रुप ने बनानी थी? हाँ जी, ग्रुप की है कि लैब रिपोर्ट होगी। और सर ये जो प्रीवियस वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर था और ये वाले सर आज अपलोड कर देंगे? प्रीवियस तो मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। कोई रहता है सर वो जो कल कल हुआ था, कल वाला, मेरे ख्याल से आई थिंक कल वाला सेकंड रहता है, फर्स्ट अपलोड हुआ है कि नहीं? कल आपके 2 लेक्चर थे, एक था वो मैं चेक कर सर लूंगा। कल एक कल मैंने नहीं पीडीएफ अपलोड कर दिए थे, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा वाला रहता है, वो मैं कर दूंगा। ये आज वाला भी आज कर दूंगा, ठीक है। इस चैप्टर को हम क्लोज करते हैं। ये 17 चैप्टर है और ये स्लाइड्स मैंने आपसे शेयर की है, वहाँ से इसको देख लीजिएगा। एक और कॉन्सेप्ट है जो हमने, डू यू वांट टू सेव चेंजेस? नो। एक और कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस करना है, सर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जी नहीं नेक्स्ट सर क्लास में नेक्स्ट में करेंगे, कर लेंगे। अभी सर छुट्टी दे दें। अभी आप सर क्लास टाइम का टाइम कहाँ देता है, बस ये खत्म करते हैं ना, आपको ये थ्योरी खत्म हो जाए तो है? बस आप रिलैक्स हो जाएं, आप सर अपनी अगली तैयारी। क्लास है ना? सर अगली सर वो काफी मुश्किल है सर, उसका पिछला भी नहीं रिवाइज किया हुआ, तो इसलिए सर बहुत है आज के लिए काइंडली। अच्छा, पिछले अभी रिवाइज करना है तुमने? सर वो कल सर करा तो रहे थे, मगर 2 क्लासों में सिर्फ हमने एक रेक्टेंगल ही बनाना सीखा था। अच्छा सर वो पिछले देखना भी है, वो सर आज आगे कराएंगे ना, तो पिछले वाला कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे तो आगे कुछ कर पाएंगे, इसलिए। ठीक है, चलो आप कर लें इसको। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप कर देते हैं। तो आपका कोर्स भी इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका कोर्स और लैब जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। लैब का अगर फिजिकल हुआ तो इंशाल्लाह वो आ जाएगा। थ्योरी इंशाल्लाह आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आज आपका जो कोर्स कंटेंट है, जो थियोरेटिकल है, वो सारे का सारा इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। जैसे अगर आप लेक्चर से पहले टाइम मिले तो इसको देख के आइएगा, ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन क्या होता है, हम इसकी बेसिक्स ही देखेंगे। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। मैं अटेंडेंस ओके सर। अपलोड कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। अटेंडेंस